प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस कस्टन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। और आप बताइए क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों की आजकल चल रही हैं। मौसम बदल रहा है, स्कूल 3 दिन बच्चे जाते हैं, 3 दिन नहीं जाते हैं। अमूमन अभी तो यही वाली सिचुएशन है और माँ बाप बड़े परेशान हैं कि पूरा हफ्ता बच्चों को प्लीज़ स्कूल ले जाया करें, भेज दिया करें। बिकॉज़ कुछ लोगों के मैंने देखा है घर में जो बच्चे हैं वो अल्टरनेट डेज़ में स्कूल जा रहे हैं। कुछ स्कूल्स ने इस तरह की एक्टिविटी की है कि जी अल्टरनेट डेज़ में स्कूल जाएं। कुछ स्कूल्स की जो एक स्केड्यूल में देख रही थी तो 3 दिन स्कूल जाते हैं और 3 दिन स्कूल नहीं जाते हैं। सो वो इतना सारा कोई होमवर्क मिला हुआ होता है उनको, वो 3 दिन में होमवर्क पूरा नहीं हो पाता है। अब अच्छा, जब 6 दिन बच्चे स्कूल जाते थे, 5 दिन जाते थे, एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी कि बहुत सारा कुछ प्रिंट आउट वाला काम नहीं होता था या इस तरह की शीट्स के बहुत सारे जो काम एक्स्ट्रा मिले हुए होते हैं स्कूल में, तो वो नहीं होते थे। अभी मैं थोड़ा सा अगर नोटिस करूँ चीज़ों को तो एक बड़ी प्रैक्टिस में ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत सारा प्रिंट आउट मटीरियल बच्चों को दिया जा रहा है काम करने के लिए या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, जो कि बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हैं। क्योंकि एक रेगुलर स्कूल में जो एक होमवर्क हो जाया करता था या टीचर्स के लेक्चर हुआ करते थे या डिक्टेशंस होते थे, नोट्स प्रोवाइडेड होते थे, वो एक बड़ी अच्छी एक हेल्दी प्रैक्टिस में आ जाता है। सो द थिंग इज़ कि लेकिन दिस इज़ अ गुड साइन कि स्कूल खुल गए। यही सबसे अच्छी बात है कि थोड़ी एक्टिविटी तो स्टार्ट हुई है, वरना तो बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल दिल ही उठता जा रहा था। और कुछ बच्चों को तो ये आलम था कि वो इतने दिन के जो कोविड की वजह से स्कूल नहीं गए तो भी वो सुबह ही सुबह उठ रहे होते हैं। उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई देर तक सोने की। सो ये हर घर का एक अपना एक माहौल भी शायद होता है। कहीं पे बहुत देर तक सोने का रिवाज होता है, कहीं पे तो जल्दी उठ जाते हैं। कुछ फैमिलीज़ में मैंने देखा है जी ईद के दिन भी बड़ी देर देर तक लोग सो रहे होते हैं। सो अर्ली वेकअप जो है वो आपको वैसे भी हेल्दी रखता है। द थिंग इज़ के जो डोमेस्टिकली जो काम कर रहे होती हैं ख़वातीन हैं या फिर घर में रहने वाले लोग होते हैं, वो कोशिश किया करें कि जी जब सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हों या अर्ली वेकअप की एक प्रैक्टिस अगर रखें तो उसमें वॉक करना ना भूलें, क्योंकि सुबह सवेरे की जो वॉक होती है वो आपको दिन भर बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है। हमें ये लगता है कि हम थक जाएंगे, फिर हम सारा दिन काम कैसे करेंगे, लेकिन अगर सुबह उठ के आप वॉक करते हैं या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत एक्टिव गुजरता है। क्योंकि देखें ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है वॉक करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जी आपके जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं या आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो फिर फ्रीज होने लगते हैं या फिर उसमें एक्टिव ना होने की वजह से मसल्स पुल बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा तरी वाले खाने नहीं खाते हैं या बाज़ार का खाना जो ढाबा फूड होता है, अमूमन जो लंच बाहर कर रहे होते हैं लोग, आप देखें उनका सांस भी बहुत जल्दी फूलता है और वो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि घर से साफ़ सुथरा खाना लेकर आते हैं। घर की चपाती, घर का सालन, वो थोड़ा लाइट भी रहता है खाना और हेल्दी भी रहता है। सो कोशिश करें कि सुबह की वॉक करना बिल्कुल ना छोड़ें, भले हफ्ते में आप 3 दिन करें। एक प्रैक्टिस रखें, हफ्ते में आप 5 दिन नहीं कर सकते हैं, 2 दिन का ब्रेक तो वैसे भी देना चाहिए। 3 दिन एटलीस्ट वॉक के लिए निकालें। आधा घंटा वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह में वॉक ना कर सकें तो शाम में वॉक, खाने से पहले वॉक, खाने के बाद की वॉक का इतना कोई वो नहीं होता है, बेनिफिशियल नहीं होती है। खाली पेट चलना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, किचन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे चल के चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं और आपसे बहुत सारी नॉलेज जो है वो भी साथ साथ शेयर करते जाते हैं। हम बात कर रहे थे हेल्दी ईटिंग की, हेल्दी फूड की। सो वहीं पे एक बड़ी जनरल प्रैक्टिस है, बाज़ार से जब हम रोटी लेकर आ रहे होते हैं वो होती है सफ़ेद आटे की रोटी, सफ़ेद आटे के नान, और उसमें चूँकि सोडा होता है, ईस्ट शामिल होता है, तो अमूमन क्या होता है कि जब वो हम खाते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है। फिर हम पानी पीते जाते हैं और हम वेट बहुत जल्दी पुट ऑन करते हैं। सो खाना जब हम खा रहे हों सो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी
ज़्यादा हो, और वो खाने जो कि फाइबरलेस होते हैं, यानी इसमें फाइबर की मकदार अगर ज़्यादा नहीं होती है तो उसके साथ सपोर्टिंग मील्स जिसमें क्यूकम्बर हमारे पास मौजूद हैं, या फिर अपनी जो खाने की हैबिट्स हैं उसमें थोड़ा सा लेमन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लेमन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा एक अगर हम कहें क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हमारी आंतों की सफाई, हमारा डाइजेशन, ये तमाम चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है। इसी तरह गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी भी है। लेकिन फॉर दोज जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, जिनकी बॉडी एसिडिक रिएक्ट ज़्यादा करती है, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होगा और आपको एल्कलाइन फूड्स की तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड, हमें बेसिकली इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आते हैं और आप प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे होते हैं, कलनरी इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर्स के अंडर ट्रेनिंग काम कर रहे होते हैं, तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाते हैं कि वो खाने जो कि थोड़ा सा एसिडिक वो रखते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, या उनका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है एसिडिक, उनके साथ कौन से खाने लिए जाएं, पानी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। देखिए, पानी पीने के भी कुछ एटिकेट्स हैं। बिसाइड दिस के जी बैठ के पानी पीना, तीन घूंट में या 3 सांस में पानी पीना के अलावा की बात कर रही हूँ कि पानी कितना ठंडा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, या दवा खाते हुए पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कुकिंग करते हुए टैप वाटर का इस्तेमाल ना करें, दवा खाते हुए चिल्ड वाटर का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल रूटीन में थोड़ा मॉडरेट पानी का इस्तेमाल करें, और एक साथ फॉर दोज जिनको ब्लोटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना पिए। अच्छा, उनके लिए बड़ा मसला है, अगर वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो एक्सेस वाटर उनकी बॉडी से एकदम से क्लियर नहीं होता है और वो स्वेल कर जाते हैं, और उनकी बॉडी इतना स्वेल कर जाती है, फेस इतना स्वेल कर जाएगा, हाथ पर स्वेल कर जाएंगे, और अमूमन देखने वाले उनको कहते हैं जी तुम तो बहुत मोटे हो गए हो या मोटी हो गई हो। अब 2 दिन बाद उनको देखते हैं तो वो एकदम से बॉडी एकदम श्रिंक नज़र आती है। बॉडी से जब वो एक्सेस वाटर निकल जाता है तो बॉडी एकदम श्रिंक होती है। फिर सब कहते हैं हाय ये क्या किया कि 2 दिन में इतना वेट कम हो गया तुम कौन सी डाइट पे हो। अब उन लोगों को ये मेडिकल कंडीशन समझ में नहीं आती है, ये खाने पीने का कमाल नहीं है, ये पानी का कमाल है, जिनको पानी भी लग जाता है। असल में ये ब्लोटिंग्स हो रही होती है बॉडी में। सो ये सारे जो हैं रिएक्शंस होते हैं हमारे फूड से, जिसे बड़ा समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत बेसिक एजुकेशन कलनरी आर्ट्स की नहीं होती है या फूड से रिलेटेड नहीं होती है, तो हम इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना करते हुए चीज़ों को खाते हैं, लेकिन गलत तरीके से खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो हमारे पास ये रिएक्शंस आते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके साथ इस तरह का इशू है तो आप लाजिम डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं आप उनसे कांटेक्ट ज़रूर करें, ताकि वो आपके खाने और पीने की कुछ लिमिटेशन सेट कर देंगे। आइदर कि पानी की लिमिटेशन या लिक्विड की, उसमें फिर आपकी चाय की क्वांटिटी जो कि लिक्विड है, सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं, आई ऑलवेज सेड कि उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसमें आप किसी भी किस्म का लिक्विड, आइदर वो ग्रीन टी हो वो भी शामिल हो जाती है, सिंपल वाटर वो भी शामिल हो जाता है, यानी दिन भर में जितना भी लिक्विड आप इनटेक करते हैं, इवन वो सालन के शोरबे ही क्यों ना हो, वो भी सेमी लिक्विड हो रहे होते हैं। सो उसकी भी क्वांटिटी काउंट की जाती है, और फिर तमाम लिक्विड्स को कंट्रोल करके आपका 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर का जो एक लिमिट है वो सेट कर दी जाती है, और आपको ज़्यादा लिक्विड के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आपकी बॉडी इस तरह का रिएक्ट कर रही हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें। अस्सलाम वालेकुम गुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हो गुल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। आज तुम्हारी तबीयत मुझे थोड़ी डल डल लग रही है, सब खैरियत है? जी ठीक है, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट, हैप्पी, हंसती मुस्कुराती, जीती जागती सबके सामने मौजूद हूँ। अच्छा जी,
आज हम क्या बनाने जा रहे हैं गुल? मुझे नज़र आ रहा है कि आज हम गोभी और आलू की जी। सब्जी बना रहे हैं। साथ मुझे यहाँ बड़ी प्यारी सी चीज़ कटी हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूर से अगर देखें तो ये दिखने में चीज़ नहीं लग रही है, ऐसे ही है जी शेफ। ये, लेकिन बहुत फ्रोजन चीज़ थी जिसको कटिंग करके रखा था। ऐसा लग रहा है जैसे आलू के छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ऐसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन ये बड़ी प्यारी सी चीज़ कटी हुई है। यहाँ हमारे पास डो भी बना हुआ है, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अगर हम रेसिपी की तरफ, हमारे पास बंद गोभी मौजूद है, उबले हुए आलू हैं, टमाटर फाइन चॉप, अनियन फाइन चॉप यानी प्याज फाइन चॉप, लहसुन फाइन चॉप, थोड़ी सी गाजर फाइन चॉप, लाल साबित मिर्च, हरा धनिया, लाल कुटी हुई मिर्च और बाकी खुश्क अज्जा तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। आटा हमने कैसे गूंदा? आटा हमने लिया 500 ग्राम आटा लिया। अच्छा, दिस इज़ योर चॉइस कि आप इसमें सफ़ेद आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं या होल ग्रेन राइस लेते हैं। आपके घर में जो भी आटा खाने की प्रैक्टिस है आपने वही आटा लेना है। अदरवाइज़ आप मिक्स कर लें आटे को, आधा आप सफ़ेद आटा ले लें, आधा आप थोड़ा होल ग्रेन आटा ले लें, यानी कि चक्की वाला आटा और सफ़ेद आटा मिक्स करके आप ले लें। आपने क्या करना है, आटे में 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, पिसी हुई घर की रेगुलर चीनी नहीं, आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून घी, देखें इसमें ऑयल नहीं जाएगा, घी 2 टेबल स्पून। इन सबको आपने आटे में डाला और उसको थोड़ा सा क्रम्बी कर लिया। जब आपने उसको थोड़ा सा क्रम्बी कर लिया, उसके बाद आपने इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। इसको आपने टैप वाटर से नहीं गूंदना है, वरना अमूमन मैं आपको जो डो बन रहे होते हैं उनको आपको ख़ास सजेशन होती है कि इसको आप टैप वाटर से गूंद लें, लेकिन इस आटे को आपने बिल्कुल भी टैप वाटर से नहीं गूंदना है। इसको आपने हल्के नीम गर्म पानी से, आप ये देखें इसका टेक्स्चर कितना सॉफ्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें इस पर क्लिंग लगाई भी और ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर के साथ है, जैसे कि पूरी का आटा होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा आटा गूंद गया और इसको आपने तकरीबन आधा घंटा एटलीस्ट आपने रेस्ट देना है, वरना 1 घंटे तक आपने इसको रेस्ट दे के रखना है। सो ये हमारे पास आ गया। इससे हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से डी शेप से मतलब वो वाला डी शेप नहीं है, आउट ऑफ शेप वाला डी शेप नहीं है, ये इंग्लिश का डी वाला शेप, जो इंग्लिश डी है ना, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में डी होता है, दैट शेप जो है वो वाला हम चीज़ पराठा बनाएंगे। जहाँ हम उसमें चीज़ शामिल करेंगे वहीं पे उसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़ा सा क्रश चिली और सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि उस चीज़ में फ्लेवर आ जाए। वो पराठे बनाएंगे और साथ में हम सब्ज़ी बनाएंगे। हमारे यहाँ जो अमूमन एक प्रैक्टिस है सब्ज़ी बनाने की, ख़ास करके गोभी की सब्ज़ी का जब नाम लेते हैं तो वो एक मुँह बन जाता है। अच्छा, सब्ज़ी के नाम से वैसे ही मुँह बन रहा होता है, लेकिन आई मस्ट से कि अगर सब्ज़ी मज़ेदार बनी हुई है ना और नान हो, पराठे हों, तो उसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है। बस द थिंग इज़ कि वो अच्छी बनी हुई हो तो फिर अच्छे से ऐसे ही है। तो आते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून तेल। बहुत ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं शामिल करेंगे, कम तेल में सब्ज़ी बनाएंगे। लाल साबित मिर्च 3 से 4, इसको इस तरह तोड़ देंगे, हाथ से तोड़ के आपने इसमें ऐड करना है। आज देखें ये फुल नानी दादी स्टाइल में काम हो रहा है ना, ग्रैंड माँ जैसे काम करती हैं, हाथ से मिर्ची को ऐसे तोड़ के डालती हैं भगाड़ में, तो वो एक अलग जायका आता है। ये अपना एक तरीका होता है बड़ों के काम करने का और इट्स रियली साउंड्स गुड। बाकी मैं कहती हूँ इन चीज़ों का फ्लेवर आता है। प्रोफेशनल बात और प्रोफेशनल काम देखें बिल्कुल एक तरफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में बहुत वर्क करती हैं, वो वाकई में बड़ा वैल्यू कर रही होती हैं। जैसे ये मिर्च का तोड़ना, नमक को हाथ से डालना ऊपर से, वो बहुत मज़े का लग रहा होता है। मज़े का लग रहा होता है से मतलब
वो एक बड़ा प्यार सा उसमें नजर आ रहा होता है, और एक आइडिया जो सेट होता है माँ के हाथों का प्यार। हाँ, वो कुछ उस तरह की चीज़ नजर आ रही होती है। इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे, नॉट रियली गोल्डन, बस हल्का सा इसमें बबल आएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। आप ये देखें हल्का सा ये बबली होने लगा है ना, मतलब हल्की सी इसकी रोस्टिंग स्टार्ट हो गई है फ्राइंग में ना, तो वो ये थोड़ा सा ये अच्छा सा इसका टेक्सचर डेवलप होना शुरू होगा तो हम प्याज इसमें ऐड करेंगे और लहसुन भी शामिल करेंगे। लेकिन इसको हमने धीमी आंच पे करना है। इसको बहुत अगर आपने हाई फ्लेम पे किया एकदम कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये अपने फ्लेवर्स रिलीज़ नहीं करेगा। सो वी नीड कि वो अपने फ्लेवर्स रिलीज़ करें और वो अच्छे से हो जाए। चम्मच चलाएं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहेगा। 1 टेबल स्पून फाइन चॉप अनियन, क्या अरोमा आया जबरदस्त। एक टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन, 1 छोटे साइज की गाजर फाइन चॉप, ये भी भगा दी जाएगी। इसको हम अच्छे से सौते करेंगे। जब इसका बहुत प्यारा सा अरोमा डेवलप होगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें फिर फाइन चॉप टमाटर शामिल करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते इसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे इस तरीके से। बैलेंस करके, ताकि इसका अरोमा बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अच्छा, डिफरेंट खानों में डिफरेंट तरह के बघार बन रहे होते हैं। डिपेंड्स कि आप कौन सी सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का मीट है, आप क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से बघार तैयार किए जाते हैं। और वो फिर वो टेम्परिंग्स जो हैं वो उसके फ्लेवर्स को जो है हाँ मैच करती हैं, उसकी केमिस्ट्री उसके साथ डेवलप होती है, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, ये बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा डेवलप होना शुरू हो गया। आपको देखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता से, ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको सौते करते जाएंगे। अच्छा जी, जब तक हम प्याज को यहाँ पे सौते कर रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ पे बघार तैयार हो चुका है। 3 बड़े टमाटर जो कि ब्लांच एंड फाइन चॉप्ड। अच्छा, बहुत दफ़ा आपको मैंने ब्लांचिंग का तरीका बताया, अगेन बता देती हूँ। 3 टमाटर लेने, आपने उसको एंड से कट लगाने, 2 कट लगाने। उसके बाद खोलते हुए पानी में उसको डाल देना है। खोलते हुए पानी में आप उसको 25-30 सेकंड के लिए डाल के रखेंगे और फिर उस पानी से निकाल के नॉर्मल टैप वाटर में डाल के उसका छिलका उतार के फाइन चॉप कर देंगे। जो कि टमाटर का छिलका डाइजेस्ट नहीं होता है और बहुत सारे लोगों को डाइजेशन इश्यूज क्रिएट कर रहा होता है। फॉर दोस्त जिनका मैदा कमज़ोर है, उनको वैसे टमाटर का छिलका मसला करता है, टमाटर के बीज भी मसला कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बड़ी जनरल प्रैक्टिस बना लेंगे, टमाटर ब्लांच करके अगर आप फ्रिज में भी रख लेंगे और फ्रिज का टेम्परेचर सही है, यानी वो कूलिंग सही कर रहा है, तो वो 1 हफ्ते भी ख़राब नहीं होंगे। बट फॉर दोस्त जिनके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग सही नहीं है या मेंटेन नहीं है,
वो उसको 1 से 2 दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि टमाटर का इस्तेमाल हमारे यहाँ खानों में बहुत ज़्यादा किया जाता है और अमूमन एक ये प्रैक्टिस होती है कि जब हम टमाटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो छिलके के समेत डाल देते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं। लेकिन जब डाइनिंग टेबल लगती है या दस्तरखान लगता है और खाना खाने सब बैठते हैं तो वो बहुत सारे हमारे यहाँ के मर्द हजरात और बच्चियाँ भी, अमूमन बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो खाना खाते जाते हैं, हर बाइट में छिलके प्लेट में अलग साइड पे करते जाते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह उनको खाना खाते हुए मैंने देखा है, बाकायदा जो छिलके साइड पे हो रहे होते हैं, बिकॉज वो खाने में बड़े अजीब सा लग रहा होता है। प्लेट में भी ना वो चबाए भी नहीं जा रहे होते हैं, बड़ा प्लेट सा बड़ा सा उसका वो खाने का भी सारा लुक ख़राब हो जाता है। सो कोशिश करें कि उसको छील के टमाटर को इस्तेमाल करें और ब्लांच करके इस्तेमाल करें, फाइन चॉप करके इस्तेमाल करें, ताकि आपके खाने का फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। इवन तो कढ़ाई में भी हम तो इस्तेमाल करते तो उसको पील ऑफ कर देते हैं, उससे क्या होता है कि बड़ी स्मूथ टेक्सचर आता है। सो कोशिश करेंगे, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं खाना बनाने की, अगर आप उसको रोज़मर्रा की रूटीन में अपना शामिल कर लेंगे तो आपके जो खाने हैं उसका एकदम से टेक्सचर और फ्लेवर बदल जाएगा, बड़ा कमर्शियल सा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ टमाटर भी अच्छे से सौते हो गए हैं। अब मैं आ जाती हूँ ड्राई स्पाइसेस की तरफ। हमने चूँकि इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाली है तो अब हम स्पाइसेस को, यानी मिर्च का जो स्पाइस लेवल है उसको हम मेंटेन करेंगे। अब हम डालेंगे हल्दी, 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, खसखस 1/4 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, 2-3 चम्मच पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। बस इस तरह इसको हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन मसाले का निकल जाए। इस तरीके से अच्छा इसको भूनते हुए हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे ताकि आलू में भी मसाला बहुत अच्छे से आ जाए। सो तकरीबन 3 बड़े आलू क्यूब्स में काट के, बॉईल करके, छील के इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। नमक में शामिल कर देती हूँ इसमें। नमक 1 चाय का चम्मच और अकॉर्डिंग टू फ्लेवर फॉर दोज जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, सो वो नमक को इसमें से ऑमिट कर देंगे। सिंथेटिक विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, नॉन सिंथेटिक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिंथेटिक इस्तेमाल करेंगे। तो सिंथेटिक है वो थोड़ा नेचुरल की तरफ आता है, सो नॉन सिंथेटिक को हम अवॉइड करेंगे इसमें। ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मज़ीद भूनेंगे। बड़ा अच्छा से इसका टेक्सचर आ जाएगा और ये ऑयल रिलीज़ करता जाएगा। इसको हम भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा पानी जब खुश्क होगा हम इसमें फिर फूल गोभी डालेंगे, पत्ता गोभी, कैबेज शामिल करेंगे ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, पानी उसमें खुद बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत एकदम से पानी ना छोड़े। अगर इसमें पानी होगा तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी हो जाएगी। अगर मसाला भुना हुआ होगा फिर हम फूल गोभी डालेंगे और वो फूल गोभी अपना पानी छोड़ेगी तो ये हाँ वो नहीं एब्जॉर्ब कैसे करेगी एब्जॉर्ब कैसे करेगी हाउ कम? अच्छा पानी नहीं छोड़ेगी, नॉट पॉसिबल। उसके साथ में कॉटन रखनी पड़ेगी थोड़ी कॉटन रख देंगे थोड़ी थोड़ी। देखिए दिस इज अ लर्निंग पॉइंट्स। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप लोग भी सीखते हैं। वो हमारे जूनियर्स तो वो सवाल करते हैं, वो सही हो गलत हो
पूछने का एक मकसद हो, लेकिन उससे सीखने को बहुत मिलता है। और मेरा अपना मानना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि काम कर रहे हो, गलती करो, खुल के गलती करो। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप काम करें, आप सीखेंगे कैसे? आप सीखेंगे गलती करके। तो आज भी जैसे मैं बच्चों को यही बात समझा रही थी, गलती करो और एडमिट करो ये हमसे हुआ है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है इस गलती को लेके, उस कॉन्सेप्ट की, उस गलती की करेक्शन के लिए हम खड़े हैं, हम बताने के लिए खड़े हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है बताना। तो गलती करके घबराएं नहीं, काम करते हुए नहीं घबराएं, सवाल पूछते हुए नहीं घबराएं, ये सबसे अच्छी बात होती है। इसको मसाला यहाँ पूरा भुन चुका है। एक बड़ी पत्ता गोभी या कैबेज या फूल गोभी भी कह सकते हैं, इसको डाल के भूनेंगे। आप देखिए इसमें अब हमारे पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है, ये थोड़ा सा इसका हम लो कर देंगे, फ्लेम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है इसको, सब्ज़ी को। यूँ होता है ना, हमारे यूँ प्रैक्टिस होती है, प्रेशर दे हाँ, रहे होते हैं। बस आपने इस तरह टर्न करना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मॉइस्चर एवेपोरेट होता जाएगा और ये सेट हो जाएगी। तो इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है हमारा चीज़ पराठा। इसको तवे पे यहाँ रखते हैं प्लीज़। ये हरी मिर्च और हरा धनिया हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। मुझे प्लीज़ टिश्यू पेपर दे दूँ ताकि मैं इसको क्लीन कर दूँ थोड़ा सा। अब मुझे रोलिंग पिन भी चाहिए होगा। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। उसको चम्मच चला दीजिएगा प्लीज़। ड्राई फ्लावर इस तरीके से आपने एक छोटा इसका पेड़ा बनाना है और इसको आपने राउंड कर देना है। इस तरह आपने हाथ में भी थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेना है। चाहिए आपने इसको इसी पे रख के हल्की हल्की सी रोलिंग करनी है इस तरीके से। ये आपने इसको टर्न किया। अच्छा, आप देखिए इसमें मैंने बड़ा लविश फ्लावर डाला हुआ है, ठीक है, ये इसी तरीके से होगा। अच्छा, ये आपके जो डो है इसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया कि मैंने इसका बहुत सॉफ्ट डो बनाया है, तो उसके लिए मैंने बेस में फ्लावर का इस्तेमाल अच्छा लविश किया है। इस तरीके से इसको फिर हम हाथ से बैठाएंगे इस तरीके से। ये देखें जी, मुझे आती है रोटी बनानी। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट मुझे लेके ये है, और मुझे सुनने को भी ये बात मिलती है, सुनने को इन द सेंस कि लोग मुझसे पूछते जी आप रोटी बना लेती हैं हम लोगों की तरह, बेल लेती हैं आप रोटी, उसको आप बढ़ा लेती हैं? मैं देखें जी, मैं बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। शायद मैंने कभी कहा था कि जी मैं अब ये सारे काम नहीं करती, रोटी वोटी ऐसे नहीं बनाती, तो अब मुझसे सवाल बड़ा पूछा जाता है। नहीं जी, मैं बना लेती हूँ। ये इसलिए मैंने कहा मैं आज ना ऑन एयर आप लोगों को बता दूंगी कि देखिए मैं बना लेती हूँ रोटी पराठा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखिए एक सीनियरिटी के एक लेवल पे आने के बाद बहुत सारे काम हम लोग नहीं करते, इस पर कोई दो राय नहीं है कि जब आप सीनियर हो जाते हैं तो आपके जूनियर्स बहुत सारे, जैसे प्रैप है, पूरे मिशन प्लस हम रेडी नहीं करते, हम सिर्फ गाइडलाइन देते हैं। अब हमारे जूनियर्स ये सारा काम करते हैं। अच्छा, इस पर क्रश चिली एक पिंच डालेंगे, एक चुटकी नमक, सिर्फ हल्का सा पिंच, और हल्का सा हरा धनिया इसमें इस तरह डालेंगे। मुझे फोक दे दीजिएगा। तो हमारे जूनियर्स ये काम करते हैं। अब जूनियर्स ये सारे काम करते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती ये सब काम करने की। हाँ, इसको बिल्कुल और स्लो करते हैं तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमें काम आता है तो हम करवाते हैं।
इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि नहीं आता। और घर पे तो देखें, बाहर एक प्रोफेशनल लाइफ आपकी बिल्कुल अलग होती है, और घर में आप एक बीवी भी होते हैं, एक बेटी भी होते हैं, एक माँ भी होते हैं, तो एक दोस्त भी होते हैं, तो उन सारे रिलेशंस को लेके आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ऐसे ही है ना, उसमें कोई छूट नहीं होती। इसको हम फोक से इस तरह से, ये देखें, शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको डी शेप, ये वाला डी शेप का था, देखें जी मैंने ये वाला डी शेप है, इसको इस तरीके से लॉक कर दिया। अच्छा, बड़े नान पराठे सिखाए मैंने आप लोगों को, अगर आप उसको अपने डेली मेन्यू में शामिल करें तो बड़ी वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी। घी इस पर शामिल करेंगे, आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सो डिपेंड्स। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को देखेंगे और इस पे अब हम पराठा रख देंगे। ये इसको उठाएंगे इस तरीके से, या आपने इस तरह हाथ पे इसको लेके इस पे ट्रांसफ़र कर देना इस तरह, ठीक है जी। ये एक और बनाइए गुल। सब्ज़ी देखें तकरीबन हो गई है, बहुत आपने इसको पकाना नहीं है सब्ज़ी को, ये सी इसमें रहेगी। सो दिस इज़ डन। हरी मिर्चें मुझे गुल दे दें, 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें चलेगी, और इसको हम फिर फ्लेम कर देते हैं, और ये इसको हम ले आएंगे इधर। इसको अब हम इस तरीके से धीमी आंच पे, ताकि चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें घी और करूँगी टॉप पे इसके, बड़ा प्यारा सा पराठा तैयार हो जाएगा। ये इसको यहाँ से मैं आपको कलर दिखाऊँ, अगर देखिए हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। इसको फिर थोड़ी देर में टर्न करेंगे। गोल्डन कलर आना शुरू हो गया इसको थोड़ी देर और सेकेंगे और फिर टर्न कर देंगे। चीज़ देखें मेल्ट हो रहा है और ये पफ़ी होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, इसमें कोई ईस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये पफ़ी हो रहा है ड्यू टू चीज़। और ये लॉक है, इसमें एयर जनरेट हो रही है, तो इसको टर्न, ये देखें क्या कलर आया ज़बरदस्त, फुल वो पठान भाई वाला पराठा होता है ना, वो वाला कलर ज़बरदस्त सा। अब इसको हम ऑन करेंगे। प्यारा सा इसका टेक्सचर डेवलप हो गया। सो व्हाट हैव टू डू, कि इसको साइड से, कॉर्नर से इस तरीके से देखें कलर देंगे, ताकि इसकी जो साइड्स हैं, जो एनवेलप का जैसे बेस होता है, वो कच्चापन ना रहे या डी कलर ना रहे। इस तरीके से इसको आपने अच्छा इसको फ्राई, ये देखें हल्का हल्का सा जहाँ पे फोक के निशान है उसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए कितना प्यारा सा पराठा तैयार हो गया। इसको रिमूव करेंगे, एक और पराठा बनाएंगे। जी गुल आ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, साथ में मुझे प्लेट भी दे दीजिए, प्लेट पराठे के लिए। और इस वेजिटेबल के लिए ये देखिए इस तरीके से पराठा भी रेडी हो गया। और सब्ज़ी भी डिश आउट करते हैं।
से टर्न करें ना इसको, देखें इसको स्पून ले लें साथ ही, सपोर्ट के बगैर कैसे होगा। देखें इसको, सब्ज़ी निकालेंगे। हरी मिर्च आप काट के भी डाल सकते हैं गार्निश में, और इस तरीके से भी होल चिली भी। मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई है तैयार। टॉप गार्निश हरा धनिया मुझे दीजिएगा। इस तरह गार्निश में हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको सर्व करेंगे टेबल पे। आलू गोभी की मज़ेदार सी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। और पराठा, चीज़ पराठा, डी शेप स्टफ चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और एज़ फार एज कंसर्न ऑफ चीज़, इसमें आप पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी। अगर जो सिर्फ स्ट्रेची चाहते हैं तो आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ चेडर चीज़ फॉर फ्लेवरिंग। पार्मिज़ान इस्तेमाल करना चाहें तो आप पार्मिज़ान चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं। और अगर आप इसको डबल पराठा बनाना चाहें तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, बिकॉज़ वो बहुत बड़े पराठे नहीं बनते हैं, बहुत छोटा साइज़ का पराठा बनेगा और उसको रोलिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वो तरीके से भी बना सकते हैं। एक रिकैप कर देती हूँ पराठे के डो का। आधा किलो आटा, आइदर इट्स वाइट आटा, मैदा, या फिर आप मिक्स लेना चाहते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, आधा चाय का चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून घी। उसको आपने नीम गर्म पानी से गूंदना है। नीम गर्म पानी से गूंदने के बाद आपने उसको आधे घंटे से तकरीबन 45 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। और बड़ा नरम आटा गूंदना है, बहुत इसका सख्त आटा नहीं गूंदेंगे आप, क्योंकि सख्त आटा गूंदेंगे तो फिर वो आपसे हैंडलिंग नहीं होगी, वो बहुत स्ट्रेची हो जाएगा। और आटा गूंदते हुए आपने इसको फोल्डिंग नहीं देनी है, टर्निंग देनी है। फिर आप इसकी स्टफिंग बना के आपने इसको घी में या तेल में फ्राई कर लेना है। मज़ेदार सा चीज़ पराठा, और ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक मुझे मेरी पूरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।